नमस्ते दोस्तों, हिंदुस्तान के नंबर 1 ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल राजस्थान 360 में राजस्थान लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है सभी का, अभिनंदन है। क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दोस्तों, हिंदुस्तान के नंबर 1 ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से जुड़ने के लिए आज ही प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से आप पा सकते हैं प्लस कोर्सेज, फ्री कोर्सेज एंड अदर्स क्लासेस, टेस्ट सीरीज आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएगी। बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है दोस्तों, तो प्ले स्टोर से आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें। अबाउट मी मनोज कुमार, MA BEd नेट स्पेशलाइजेशन हिंदी, संस्कृत एंड साइकोलॉजी। टीचिंग एक्सपीरियंस की दोस्तों यदि बात करो तो ऑनलाइन ऑफलाइन 8 ईयर एक्सपीरियंस है। कॉन्सेप्ट बेस्ड इंटरेक्टिव क्लास चल रही है, यहाँ पर हिंदी विषय से संबंधित रिलेटेड अपन बातें कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान का नंबर 1 ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी अपने को क्या क्या सेवाएं उपलब्ध करा रहा है दोस्तों। डेली लाइव क्लास के अंतर्गत आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, साथ ही साथ आप कॉल में आंसर दे सकते हैं। स्ट्रक्चर कोर्स दोस्तों, यदि स्ट्रक्चर कोर्स की बात करें तो एग्ज़ाम सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपकी एग्ज़ाम पैटर्न के अनुरूप लाइन टू लाइन जिस प्रकार से अपन स्टडी करते हैं वैसे ही लाइन टू लाइन ये तैयार किया गया। बहुत ही गुणवत्तापूर्ण, बहुत ही शानदार सिलेबस है। लाइव टेस्ट एंड क्विज़ दोस्तों, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ की बात करें तो इसमें आप अपनी परफॉर्मेंस की एनालिसिस कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, क्विज़ कर सकते हैं और आप टेस्ट की डिटेल में स्टडी करके अपनी परफॉर्मेंस की एनालिसिस कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस दोस्तों, यदि अनलिमिटेड एक्सेस की बात करें तो एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस जितने डिवाइसों पर चाहे उतने डिवाइसों पर देख सकते हैं। इसकी कोई लिमिट सीमा नहीं है, ये आपके लिए अनलिमिटेड है दोस्तों। यदि आरपीएससी सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आरपीएससी सब्सक्रिप्शन 1 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए, 24 मंथ के लिए आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप 1 मंथ के लिए सिलेबस परचेज करते हैं तो उसका पे करना होता है आपको 1400, ठीक है। और यदि आप मेरे रेफरल कोड मनोज10 के साथ इसे परचेज करते हैं तो आप किसी भी में आप सिलेबस परचेज कर लें, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप मेरे रेफरल कोड मनोज10 यूज़ कर लीजिएगा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, 10% डिस्काउंट के साथ आपको उपलब्ध हो जाएगा ये आपका सब्सक्रिप्शन। देखिए दोस्तों, अपन ने पिछली क्लास के अंतर्गत जो बातें कर ली थी वो कर ली थी बेटा, गुण संधि तक की बातें हो चुकी थी। आज के सेशन के अंतर्गत अपन बात करेंगे, वो करेंगे वृद्धि संधि की। किस संधि की बात करेंगे? वृद्धि संधि की। एक एक यूनिट करा रहा हूँ बेटा, यण करा दी, अयादि करा दी, गुण करा दी और आज जो बात होगी वो वृद्धि संधि की होगी, ठीक है। नाम है इसका वृद्धि संधि, इसका मतलब वृद्धि की जाती है बेटा। इसमें क्या की जाती है? वृद्धि की जाती है। देखिएगा बेटा, वृद्धि की जाती है, इसका मतलब वृद्धि संधि के संबंध में यदि अपन बात देखें ना बेटा, तो वृद्धि संधि के अंतर्गत अपने पास 2 प्रारूप बनते हैं। कितने प्रारूप बनते हैं? वृद्धि संधि में अपने पास 2 प्रारूप बनते हैं। एक प्रारूप बनता है आपके पास कि पूर्व पद में ए या आ होता है और उत्तर पद में ए या आई होता है, तो किसका निर्माण होगा? आई का निर्माण होगा। यदि पूर्व पद में ए या आ में से आता है और उत्तर पद में ओ या औ में से आता है तो किसका निर्माण होगा? औ का निर्माण होगा। अब देखो, वृद्धि संधि में शब्द का खंडन शिरोरेखा की 2 मात्रा से होता है। या तो फिर होगा वो आई से होगा या फिर किससे होगा बेटा? औ से होगा। देखिए बेटा, यदि अपने को किसका निर्माण करना हो? आई का निर्माण करना हो। किसका निर्माण करना बेटा? आई का निर्माण करना हो तो अपने पास 4 तरह के प्रारूप बनते हैं। यानी ए हो सकता है, ए आई हो सकता है, आ ए हो सकता है या फिर आ आई हो सकता है। किसका निर्माण होता है? आई का निर्माण होता है। मतलब 4 तरह के उदाहरण बन जाते हैं बेटा। पूर्व पद में ए आ सकता है, उत्तर पद में ए आ सकता है, पूर्व पद में ए आ सकता है, उत्तर पद में आई आ सकता है, पूर्व पद में आ सकता है, उत्तर पद में ए आ सकता है और पूर्व पद में आ सकता है, उत्तर पद में आई आ सकता है। ऐसे ही ए प्लस ओ का हो सकता है, ए प्लस औ का हो सकता है या फिर आ प्लस ओ का हो सकता है या फिर आ प्लस किसका हो सकता है? औ का हो सकता है। मतलब 4 प्रारूप बनते हैं इसमें। कितने प्रारूप बनते हैं? 4 प्रारूप बनते हैं। 4 प्रारूपों से इसका क्या कर सकते हैं? अपन निर्माण कर सकते हैं। देखिएगा बेटा, एक एक प्रारूप की बात करते हैं अपन।
सबसे पहले अपन प्रारूप की बात करते हैं। हम करते हैं ए या आ के बाद ए या आई आता है तब आई का निर्माण होता है। किसका होता है? आई का निर्माण होता है। ए या आ के बाद ओ औ आता है तो औ का निर्माण होता है। तो एक एक प्रारूप की बात करते हैं, समझते हैं इसको कि सर वर्दी संधि में वास्तविक रूप में शब्द का खंडन कहाँ से होता है और किस तरह से खंडन किया जाता है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, वृद्धि संधि में शब्द का खंडन शिरोरेखा की 2 मात्रा से होता है। कहाँ से होता है? शब्द का खंडन शिरोरेखा की 2 मात्रा से होता है। ये चीज आपको विदित रहे, ये बात आपको विदित रहे। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, पहला आपके पास प्रारूप है बेटा। पहला प्रारूप है आपके पास कि सर पूर्व पद में क्या आता है? ए या आ आता है और उत्तर पद में ए या आई आता है। तो किसका निर्माण होता है बेटा? आई का निर्माण होता है। मतलब शिरोरेखा पर कितनी मात्रा आती है? 2 मात्रा आती है। कितनी मात्रा आती है शिरोरेखा पर? 2 मात्रा आती है। इसका मतलब शब्द का खंडन शिरोरेखा की 2 मात्रा से होगा। यह स्वाभाविक सी बात है। अब बेटा जब शब्द का खंडन शिरोरेखा की 2 मात्रा से करते हो तब प्लस के पहले आपकी दिक्कत नहीं आती है कि प्लस के पहले ए आएगा या आ आएगा, यानी इसकी तो दिक्कत नहीं आती है। ए या आ की तो दिक्कत नहीं आती है, लेकिन दिक्कत किसकी आती है? ए या फिर आई की दिक्कत आती है कि सर ए लिखें या आई लिखें। तो बेटा मैं इसका समाधान कर देता हूँ। यदि आपके शब्द के लास्ट में ये और एक प्रत्यय आता है, क्या आता है? ये और एक प्रत्यय आता है, तो उत्तर पद में इस जगह आपको आई को काम में लेना है। किसको काम में लेना है? आई को काम में लेना है। प्लस के बाद आई को काम में लेना है। अन्यथा आपको किसको काम में लेना है? ए को काम में लेना है। यानी आपका शब्द ये और एक प्रत्यय युक्त हो तब तो आपको आई को काम में लेना है, अन्यथा आपको किसको काम में लेना है? ए को काम में लेना है। जैसे शब्द लिखा हुआ अपने पास विचारक, क्या लिखा हुआ? विचारक। विचारक के शब्द की यदि अपन बात करें तो इसमें मूल शब्द है विचार, इसकी तो दिक्कत नहीं है। सर प्लस के बाद में ए आएगा या आई आएगा, इसकी दिक्कत है। देखो बेटा आपके शब्द के लास्ट में कौन सा प्रत्यय है? ये प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ये प्रत्यय। इसका मतलब ये तो डाउट ही नहीं है ना, विचार प्लस क्या बन जाएगा? आई के बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आई के बन जाएगा। यहाँ पर देखो बेटा शब्द क्या लिखा हुआ आपके पास? माहेश्वरीय लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? माहेश्वरीय लिखा हुआ है। क्या लास्ट में ये प्रत्यय है? ये प्रत्यय, इसका मतलब आई वाला आएगा। महा में तो दिक्कत नहीं है, महा प्लस ऐश्वर्य। देखो बेटा इनमें शब्द मूल शब्द देखो कैसे, मूल शब्द है इसमें एक, और एक में यह प्रत्यय जुड़ने से ऐ के बनता है। यहाँ पर मूल शब्द है वो ईश्वर। क्या है? ईश्वर। और ईश्वर में यह प्रत्यय जुड़ने से क्या शब्द बनता है? ऐश्वर्य बनता है। यहाँ पर शब्द लिखा हुआ आपके पास परमेश्वरीय। क्या लिखा है बेटा? परमेश्वरीय शब्द लिखा हुआ है। परमेश्वरी लिखा हुआ है, इसका मतलब परम में तो दिक्कत नहीं है, तो बेटा ऐश्वर्य में भी तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या है लास्ट में? यह प्रत्यय। क्या है? यह प्रत्यय। इसका मतलब किया जा सकता है महेंद्र जालिक। देखो बेटा महेंद्र जालिक में लास्ट में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय। इसका मतलब महा प्लस क्या हो जाएगा? ऐन्द्रजालिक हो जाएगा। ऐन्द्रजालिक में मूल शब्द की यदि बात करोगे तो मूल शब्द क्या है बेटा? इंद्रजाल है। और इंद्रजाल में यदि अपन किसका प्रयोग कर देते हैं? इक प्रत्यय का प्रयोग कर देते हैं तो शब्द क्या बनता है? ऐन्द्रजालिक। सॉरी, क्या बनता है? ऐन्द्रजालिक बनता है बेटा। इंद्रजाल प्लस एक बराबर शब्द क्या बनता है? ऐन्द्रजालिक बनता है ना। तो मूल शब्द इंद्रजाल है, इंद्रजाल में इक प्रत्यय जुड़ने से ऐन्द्रजालिक बना हुआ शब्द है। तो ये और इक प्रत्यय यदि लास्ट में दिया गया है तो उस स्थिति में तो आपको ऐ को काम में लेना है, अन्यथा एक को काम में लेना है। जैसे देखो यहाँ पर शब्द लिखा पुत्रेशना। पुत्रेशना में इसमें तो दिक्कत नहीं है ना बेटा, पुत्र शब्द में तो भाई पुत्र शब्द में तो आपकी दिक्कत ही नहीं है, पुत्र लिख दोगे आप। लेकिन आगे यदि बात की जाए तो अब ए लिखें या आई लिखें तो इसका डाउट तो क्लियर हो गया, न तो इसमें ये प्रत्यय न इसमें एक प्रत्यय नहीं है, तो ए लिख दो। पुत्र प्लस एशना बन जाएगा। एशना का मतलब होता है इच्छा। एशना का मतलब क्या होता है बेटा? इच्छा। अब बेटा देखो चाहे पुत्रेश ना हो, चाहे हितेश ना हो, चाहे धनेश ना हो, चाहे विदेश ना हो, ठीक। हित वित्त धन हो जाएगा, हित वित्त धन हो जाएगा, एशना लिख देगा। हितेशी ऐसे शब्द लिखा है शुभेशी। क्या लिखा? शुभेशी लिखा। एक हितेशी लिखा है, दूसरा शब्द आपके पास लिखा शुभेशी। देखो बेटा हितेशी या शुभेशी की बात करें तो हित प्लस क्या हो जाएगा? ऐसी हो जाएगा, और ये शुभ प्लस क्या हो जाएगा? ऐसी हो जाएगा। हित और क्या? शुभ। मूल शब्द निकल गया हित और क्या? शुभ। और क्या हो गया बेटा? ऐसी हो गया। क्या हो गया? ऐसी। ऐसी का मतलब क्या होता है? देखो ऐशना मतलब इच्छा होता है, ऐसी मतलब होता है इच्छुक या चाहने वाला। क्या करने वाला? चाहने वाला। इसका मतलब आपका हित, आपकी भलाई चाहने वाले को क्या कहा जाता है बेटा? इच्छुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इच्छुक कहा जाता है।
ऐसी यदि बेटा सदैव शब्द की बात करें अपन, तो सदैव शब्द का खंडन क्या होता है, सदा प्लस क्या होता है, एव होता है। सदा प्लस क्या होता है, एव होता है। मतलब बेटा मात्रा तो नहीं आएगी, बिना मात्रा वाला ही आएगा, ये तो स्वाभाविक सी बात है। तो सदा प्लस एव हो जाएगा। तथैव की यदि बात करें तो ये हो जाएगा थता प्लस क्या बेटा, एव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या वृद्धि संधि में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपकी ए और आई वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ए या आई वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा। क्या आई आपको कब काम में लेना है, जब आपके शब्द के लास्ट में ये और एक प्रत्यय होता है तब आपको आई को काम में लेना है, अन्यथा आपको किसको काम में लेना है, ए को काम में लेना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बेटा अगले प्रारूप की बात करें तो अगला प्रारूप आपके पास दूसरा जो प्रारूप है बेटा, दूसरा प्रारूप वो है कि पूर्व पद में ए या आ में से आता है और उत्तर पद में ओ या औ में से आता है, तो किसका निर्माण होता है, औ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, औ का निर्माण होता है। मतलब शिरोरेखा पर कितनी मात्रा, दो मात्रा की बात आ जाती है। किसकी मात्रा आ जाती है, शिरोरेखा पर दो मात्रा की क्या आ जाती है, बात आ जाती है। और इसको किस तरह से हल करना है। अब सर प्लस के बाद में औ किस हाल में लिखना है, इसको आपको प्लस के बाद कब लिखना है, जब आपके शब्द के लास्ट में ये और एक प्रत्यय आता है तो आपको औ को काम में लेना है। साथ ही साथ यदि आपके औ के बाद मूर्धन्य श आ जाता है पूरा, तब भी आपको किसको काम में लेना है, औ को काम में लेना है। कैसे सर, देखो बेटा महोदार्य सब लिखा है तो महा में तो दिक्कत नहीं है, महा तो लिख दोगे। ये प्रत्यय होने की वजह से औ आ जाएगा, औदार्य हो जाएगा, महा प्लस औदार्य हो जाएगा। औदार्य में यदि बात करें तो मूल शब्द होता है उदार, और उदार में यह प्रत्यय जुड़ने से क्या शब्द बना, औदार्य बना। परमोदार्य की यदि बात करें तो बेटा मूल शब्द परम है, परमा नहीं है। परम प्लस क्या हो जाएगा, औदार्य हो जाएगा। परमोत्सुक शब्द लिखा है तो बेटा परम तो है ही, अब औत्सुक्य लिख दो यहाँ पर, क्योंकि यह प्रत्यय है। औत्सुक्य में यदि मूल शब्द की बात करें तो क्या है बेटा, उत्सुक है, और उत्सुक में यह प्रत्यय जुड़ने से क्या शब्द बन गया, औत्सुक्य बन गया। प्रौद्योगिक शब्द की यदि बात करें तो प्रौद्योगिक में प्र उपसर्ग हो जाएगा और मूल अंश क्या निकल जाएगा, औद्योगिक निकल जाएगा। औद्योगिक में मूल शब्द क्या है, उद्योग है। क्या है, उद्योग है, और उद्योग में एक प्रत्यय जुड़ने से क्या बन जाएगा, औद्योगिक बन जाएगा। इसका मतलब दो मात्रा। यहाँ पर शब्द लिखा हुआ आपके पास परमोचित, क्या लिखा, परमोचित। इसका मतलब मूल अंश परम और क्या निकल गया आगे, औचित्य निकल गया। औचित्य की यदि बात करें तो मूल शब्द क्या है इसमें, उचित है, और उचित में यह प्रत्यय जुड़ने से क्या बन गया, औचित्य बन गया। वनौषधि की बात करें तो बेटा मूल शब्द वन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आगे की यदि बात करें तो औ क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये मूर्धन्य से है आपका। परमोजस्वी की यदि बात करें तो मूल शब्द क्या है इसमें, परम है, और आगे क्या शब्द निकल गया, ओजस्वी निकल गया। एक मात्रा बड़ा है तो लिखा है मैंने, क्यों लिखा है एक मात्रा बड़ा, क्यों, क्योंकि बेटा नहीं तो इसके लास्ट में यह प्रत्यय है, नहीं इसके लास्ट में एक प्रत्यय है, नहीं क्या है, मूर्धन्य से का प्रयोग है। इसका मतलब परम प्लस क्या हो जाएगा, औजस्वी हो जाएगा। ठीक है। जलोग शब्द की यदि बात करें तो जल मूल शब्द है, और यहाँ पर लिखा है मैंने ओ, स्थान होता है। क्या होता है, स्थान होता है, जल का स्थान होता है। तो आई और औ की स्थिति में आपको एक बात याद रखनी, यह और एक प्रत्यय होने की स्थिति में तो हर हाल में आपको दो मात्रा वाला ही लिखना है। क्या लिखना है, दो मात्रा वाला ही लिखना है, दो मात्रा वाले को काम लेना। एक मूर्धन्य स की स्थिति जब आपके सामने उद्दीप्त होती है, मूर्धन्य स की स्थिति उद्दीप्त हो जाती है, तब आपको औ वाले में किसको काम में लेना है, औ को काम में लेना है। इस चीज का आपको ध्यान रहे, विदित रहे बेटा इस चीज का। ठीक है, इस चीज को आप जरूर काम में ले, अपनाएं जरूर। अब देखो बेटा वृद्धि संधि के अपवादों की यदि अपन बात करें, किसकी बात करें, वृद्धि संधि के यदि बेटा अपवादों की बात करें, ये महत्वपूर्ण कड़ियां हैं। गुण संधि के आपके पास अपवाद है, वृद्धि संधि के आपके पास अपवाद है, और बेटा दीर्घ संधि के आपके पास अपवाद है। और ये काफी बार पूछी जाती है चीजें, ध्यान रखना। देखो बेटा पहला प्रारूप आपके पास क्या होता है, पहला प्रारूप है आपके पास ए या आ के बाद यदि ए या फिर क्या आता है, आई आता है, तो क्या बनता है, आई बनता है। मतलब शिरोरेखा पर कितनी मात्रा आनी चाहिए, दो मात्रा आनी चाहिए। और दूसरे प्रारूप में क्या बनता है बेटा, ए या आ के बाद ओ या फिर क्या आता है, औ आता है।
ओ या फिर औ आता है तो क्या बनना चाहिए, औ बनना चाहिए। शिरोरेखा पर 2 मात्रा आनी चाहिए। अब मुझे बताओ 2 मात्रा आनी चाहिए, 1 मात्रा आ जाए तो अपवाद तो होगा ही ना। 2 मात्रा आ जाए 1 मात्रा बन जाए तो क्या होगा, अपवाद की स्थिति तो होगी। देखो बेटा, से प्रे प्लस एशक, प्रेषक, प्रेषक मतलब भेजने वाला, प्रे प्लस एषण प्रेषण भेजना, और प्रे प्लस एशिति प्रेषिति प्राप्तकर्ता को कहा जाता है। प्रेषिति किसको कहा जाता है बेटा, प्राप्तकर्ता को कहा जाता है। ठीक है, देखो बेटा प्रे प्लस एशक, देखो ए प्लस ए का योग किस में होता है, वृद्धि में होता है। इसका मतलब इधर तो वृद्धि हो रही है ना, इधर देखो कितनी मात्रा आ रही है, 1 मात्रा आ रही है। इसका मतलब किस संधि का सूचक है, गुण संधि का सूचक। अपवाद किसका है, तो आपके ऊपर लिखा गया है कि अपवाद किसका भी, वृद्धि संधि का क्या है, अपवाद है। स्वाभाविक सी बात है कि संधि का अपवाद है, वृद्धि संधि का क्या है, अपवाद है। हो गया कि नहीं हो गया वृद्धि संधि का अपवाद। ओके, प्रे प्लस एषण वही बात लागू होगी बेटा, यहाँ वृद्धि है, यहाँ गुण है, किसका अपवाद है, वृद्धि का अपवाद है। ए प्लस ए वही बात है, वृद्धि संधि है और 1 मात्रा गुण का सूचक है। लेकिन अपवाद की यदि बात करें तो वृद्धि संधि का अपवाद हो गया। कंट प्लस ओस्ट की बात करें तो एक शब्द तो बन रहा है कंटोस्ट, एक बन रहा है कंटोस्ट। 2 शब्द बन रहे हैं ना, एक तो बन रहा है कंटोस्ट, एक बन रहा है कंटोस्ट। 1 मात्रा वाला, 2 मात्रा वाला तो नियमानुसार शब्द सही है, ये दोनों शब्द सही होते हैं बेटा। लेकिन ये तो संधि के नियम से सही है, ये वर्तनी में भी सही होता है। ठीक है, लेकिन ये जो शब्द है ना आपके पास इधर वाले ये शब्द हैं, ये सभी के सभी किसकी श्रेणी में चले जाएंगे, अपवाद की श्रेणी में चले जाएंगे, क्योंकि ये नियम का पालन नहीं करेंगे। और नियम का पालन नहीं करेंगे, स्वाभाविक सी बात अपवाद बनेंगे। कंट प्लस ओस्ट कंटोस्ट शब्द बना है, कंटोस्ट बनना चाहिए था। दंत प्लस ओस्ट दंतोस्ट, दंतोस्ट बनना चाहिए था, बन गया दंतोस्ट, दंतोस्ट बना। नियमानुसार तो दंतोस्ट ही बनता है, लेकिन दंतोस्ट भी बनता है, 1 मात्रा वाला भी बनता है। तो 1 मात्रा वाला इस स्थिति में क्या हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा। जैसे अधर प्लस ओस्ट अधरोस्ट, नीचे के ओस्ट की बात करें, बिंब प्लस ओस्ट बिम्बोस्ट, बिम्बोस्ट, दोनों शब्द सही है। लेकिन 1 मात्रा वाले के लिए कहोगे कि इन्होंने नियम का पालन नहीं किया है, अतः ये क्या है, अपवाद है। क्या है, अपवाद। शुद्ध प्लस ओदन से सुदोदन शब्द बनता है, वो एक ही बनता है। और शुद्ध प्लस ओदन की बात करोगे तो यहाँ हुई है वो वृद्धि संधि हुई है, और यहाँ बात की जाए तो 1 मात्रा होने का सूचक मतलब किस संधि का है, ये गुण संधि का सूचक है। किस संधि का है, गुण संधि का सूचक है। इसका मतलब किसकी स्थिति होगी, अपवाद की स्थिति होगी। किसकी स्थिति होगी, अपवाद की स्थिति होगी। तो इस चीज़ से आप रूबरू रहें, इस चीज़ को आप पहचानते रहें। क्यों, क्योंकि बेटा अपवाद की स्थितियाँ बहुत महत्वपूर्ण है और अपवाद से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंतर्गत देखो मैं बेटा छोटी छोटी क्लासें ले रहा हूँ, इतनी लंबी क्लासें नहीं ले रहा हूँ, छोटे छोटे क्लासें 20-20, 25-25 मिनट की क्लासें आपके 20-20, 25-25 मिनट में एक एक टाइप क्लियर करा रहा हूँ मैं तुम्हारे को। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, थैंक यू, अच्छी प्रकार से पढ़ते रहिए, थैंक्स सभी को। दोस्तों हिंदुस्तान के नंबर 1 ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें बेटा, ताकि आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों आप या आपका कोई मित्र यदि आरपीएससी का या कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकता है, मनोज 10। यदि मनोज 10 रेफरल कोड यूज़ करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट हो जाएगा, मतलब 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, 10% डिस्काउंट के साथ इसे आप पा सकते हैं। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है बेटा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार, बहुत गजब बेटा, बहुत अच्छा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार कि आप सभी जुड़ते हो और पढ़ते हो। पढ़ना बेटा बहुत ज़रूरी है, स्वाभाविक रूप से। देखो बेटा एक एक कंटेंट पर ध्यान दो। मैंने सबसे पहले आपसे बात की है वो संधि की बेसिक बातें की, उसी वीडियो के अंतर्गत आपसे मैंने बात की है यण संधि के संबंध में भी। ठीक, उसके बाद में मैंने स्वर संधि के दूसरे पार्ट की बात की दूसरे वीडियो में, अयादी संधि, बहुत ही शालीन तरीके से आराम से इत्मीनान के साथ। तीसरे में मैंने आपसे बात की गुण संधि की, किसकी की है, गुण संधि की बात की। गुण संधि को आपने अच्छे प्रकार से समझा। और आज की इस क्लास के अंतर्गत आपने जो चर्चा की है वो की है वृद्धि संधि के संबंध में। किस संधि के संबंध में, वृद्धि संधि के संबंध में, मतलब वृद्धि संधि की बात की है। वृद्धि संधि में सर शिरोरेखा की 2 मात्रा से खंडन होता है, गुण संधि में 1 मात्रा से खंडन होता है,
अयादी संधि में अय आय औ आव से क्या होता है बेटा, खंडन होता है। यण संधि में ये व और रे से क्या होता है, खंडन होता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें और अगले वीडियो के अंतर्गत अपन मिलते हैं दीर्घ संधि के दीर्घ संधि के साथ, यानी दीर्घ स्वर संधि की अपन अगले वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे। तब तक मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छे प्रकार से जुड़े रहिए और क्लासों को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा मित्रों। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार है। ओके मित्रों, धन्यवाद।